तो इस वाले लेक्चर में हम कल का ही जो हमारा टॉपिक था उसी को एक्सटेंड करेंगे। उसका सेकंड पार्ट है ये, वो चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप सिलेबस आपके पास है सेकंड सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस का, तो वहाँ पे आप देखोगे 1.2 जो आपका टॉपिक है वहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया। वो देखने की कोशिश हम करेंगे। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहाँ पे इज़म है इसके पीछे। तो इट्स अ काइंड ऑफ फिलॉसफी, इट्स अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल और इट्स द काइंड ऑफ आइडियोलॉजी जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अपनी फाउंडेशन रखता है। तो हम क्या देखेंगे, दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स। ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट अपनी फाउंडेशन रखती है। लाइक गवर्नमेंट का जो काम होता है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होता है। फिर सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जब हम कॉन्सेप्चुअल डेप्थ इसकी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहाँ पे मतलब इसका जो रेलिवेंस है इंडिया में, हम क्या देखेंगे, इट सिंपली रेफर्स टू द लिमिटेड गवर्नमेंट पावर रेस्ट्रेंट थ्रू इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे जब हम देखेंगे लिमिटेड गवर्नमेंट व्हाट डज इट मीन? लिमिटेड गवर्नमेंट मीन दैट गवर्नमेंट का फुल्ली इंटरवीन नहीं होता है एंड जो पावर होता है गवर्नमेंट का वो डिवाइडेड होता है। एंड अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे पावर जो है गवर्नमेंट के पास ये दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर सो दैट पावर एक ही हाथ में ना समाए, एंड दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। जब आप वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर देखोगे, यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट के दरमियान पावर डिवीजन होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बट जब आप हॉरिजॉन्टल देखोगे, यहाँ पे लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के दरमियान पावर का डिवीजन होता है। और इससे क्या होता है, एक चेक बना रहता है पावर्स पे। एंड सपोज कि हम मानेंगे अगर लेजिस्लेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव आता है। एंड इसी तरीके से अगर इन तीनों में से कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऊपर वाले वर्टिकल डिवीजन में, अगर स्टेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इसको सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे लिमिट में लाती है। और इसके बाद जब हम देखते हैं सेकंड प्रिंसिपल जो है वो है रूल ऑफ लॉ। दैट इज all the persons, all the citizens which resides in the India are equal before the law, or we can say equality before the law, that is given in the article 14, जो कि आर्टिकल 14 में है कि सारे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो लॉ के सामने इक्वल है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। एंड इसमें क्या है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है वो भी सेम, अगर उसने कोई गलती की उसके लिए भी सेम सज़ा है। इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, अगर कोई लोकल आदमी है लोकल के लिए भी वही सज़ा है। एंड इवन अगर कोई कश्मीर में रिसाइड करता है और कोई तमिलनाडु में रिसाइड करता है, बोथ ऑफ दीज आर सेम, दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने देखी है। इसके बाद है अकाउंटेबिलिटी दैट सिंपली रेफर्स टू दी दैट देयर इज़ अ चेक ऑन द अथॉरिटी। जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर जुडिशरी कोई गलत काम कर रही है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव की मे बी डायरेक्ट देम, एंड इवन इफ लेजिस्लेचर इज डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर जुडिशरी कैन इंटरवीन। जुडिशरी यहाँ पे चेक बना सकता है। दैट इज गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, दैट इज दे शुड बी आंसरेबल, and every question that a citizen asks to the government should be able to understand and answer the question, and you have the right to question the government and government should be answerable. It's not like that कि ये गुंडा राज है, that kind of thing। आप कुछ गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको वापस आपकी आवाज़ को दबा देगा। No, here is the accountability, simply that means government should be accountable, that is कि गवर्नमेंट को अपनी जो अथॉरिटी है इसको यहाँ पे आंसर देना है। लाइक इस अकाउंटेबिलिटी में हम क्या देख सकते हैं, यू हैव द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन
जो 2005 में यहाँ पे आरटीआई का एक्ट यहाँ पे पास किया गया। सपोज कि अगर आपने गवर्नमेंट ने कहीं पे कोई काम किया है, यू कैन क्वेश्चन देम थ्रू आरटीआई। आप आरटीआई फाइल करके उस इंफॉर्मेशन को, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, कौन सा पैसा कहाँ से आया, किस पे क्या लगा, वो चीज़। इसके बाद है पॉपुलर सॉवरेनिटी। You know that India is a sovereign country and government should also promote this sovereignty, and it's the duty of government to protect every citizen of the nation and every citizen of the country. यहाँ पे simply हम क्या देखेंगे, power derives from the people. We know that जो हमारी country है इसमें elections होते हैं, and we are the largest democracy in the world, and here democratic setup is only possible to be powerful when the people are given equal opportunity. यहाँ पे जो पावर है इस कंट्री में हमारी, तो पावर किन के हाथ में है? पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, बिकॉज पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस, एंड if they find someone is doing wrong, they can even change their representative in the next term of the election or even before the elections. यहाँ पे सिंपली इसी को क्या बोलते हैं, दैट पीपल, जो लोग हैं यहाँ के, दे आर हैविंग द पावर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, द पावर टू इलेक्ट देयर MPs, द पावर टू इलेक्ट देयर MLAs। तो इसको हम पॉपुलर सॉवरेनिटी बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट आर द कंसेप्चुअल principles. We see these principles are to some extent hypothetical, but what other principles we see जो operational हैं, that simply are on the ground. हम क्या देख सकते हैं, ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ द पावर्स। जैसे मैंने पहले ही ऊपर बोला, अकाउंटेबिलिटी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। इसी तरीके से पावर को रेस्ट्रेन करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, पावर का सेपरेट होना, लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ऑल दीज थिंग्स। लेजिस्लेचर में हम कोई लॉ पास करता है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है, एंड जुडिशरी उस पर नज़र रखता है कि ये लॉ ठीक से जा रहा है और कहाँ पे ये लॉ अप्लाई करना है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए क्या सज़ा होगी, वो यहाँ पे जुडिशरी डिसाइड करता है। एंड जुडिशल रिव्यू जो है हमारा यहाँ पे, वो आर्टिकल 13, 32 टू 26 में किया जाता है। दैट मीन्स अगर कोई किसी पे, कोई जगह पे कोई चीज़ रॉन्ग हो रही है, कोई लॉ गलत है, तो वी कैन डू सिंपली अ जुडिशल रिव्यू थ्रू आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। इसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स एज लिमिटेशंस ऑन द स्टेट पावर्स। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, fundamental rights are given to the citizens of India, not only to the citizens of India, but the citizens, people who reside in the world. And these fundamental rights not only given by the Indian Constitution, but also are given by the international constitution, that is the UN Constitution and UN Charter of Fundamental Rights. हम क्या देखेंगे, right to information, right to freedom, right to life, right to education. All these fundamental rights give a person some kinds of the powers that he can decide for himself what is wrong for him, what is right for him. तो ये जो है, इन पावर से क्या होता है, इन फंडामेंटल राइट से क्या होता है, जो स्टेट पावर है इस पर एक लिमिटेशन लगती है। दैट मीन्स ऑलवेज स्टेट कांट डिसाइड what is right for a person, what is wrong for a person, but a person have its own will, a person have its own right to simply decide what is right for him and what is wrong for him. यहाँ पे सिंपली एक बंदे के पास अपना एक कंट्रोल होता है, अपना पावर होता है कि वो खुद के लिए खुद सोच सकता है। ये राइट्स इसको वो देते हैं जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। एंड इसके बाद हम देखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। दैट मीन्स यहाँ पे जो है इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होने चाहिए। आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक इसका जिक्र है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट इज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, इलेक्शंस शुड बी फ्री एंड फेयर। किसी को डरा के धमका के उससे वोट लेना वो सही नहीं है। किसी को पैसा दे के उसका वोट छीन लेना वो सही नहीं है। एंड अगर वो चीज़ हो रही है उस पर पाबंदी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए क्या
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, कहीं पे गुंडा राज नहीं होना चाहिए, बल्कि एवरी एक्शन शुड बी फेयर इन इलेक्शंस, एवरी एक्शन शुड बी फेयर। लाइक फ्री गुडीज देते हैं, आज गैस देते हैं, वैसा कुछ वो वादे करके लोगों से वोट छीनना, उस पर भी एक पाबंदी होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स। इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स में हम क्या देखते हैं, we have some institutions, we have some kind of we see institutions which simply give us the right or protect our cells। ये जो है लाइक इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स जो हमारे हैं, इसमें हम देखेंगे इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, CAG है, इसी तरीके से UPSC है। यहाँ पे जब हम देखते हैं, सपोज कि आपको हाई कोर्ट में कोई सज़ा मिली एंड यू थिंक यू आर राइट, आप सही हो, आपको ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अपना केस अप्लाई कर सकते हो एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू लेगा, इंटरवीन करेगा, देखेगा कि आप सही हो कि गलत हो। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन गार्डियन होता है किसका, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का। इलेक्शन कमीशन ही यहाँ पे गाइड करता है कि इलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी एंड कैसे जो डेमोक्रेसी है इसमें इलेक्शन जो है वो स्मूथली रन होंगे। एंड CAG जो होता है ये क्या करता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी लेता है। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्या हो गया, अगर मेरे कंट्री के पास इतना पैसा है, कौन सा पैसा कहाँ पे खर्च हो गया, कहाँ से मैंने क्या काम किया, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो CAG यहाँ पे। बाद हम देखेंगे UPSC, जिसमें मेरिट बेस्ड यहाँ पे सिविल सर्विसेज मिलती हैं, अपने दम पे मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही आ गया और सर्विस में चला गया, बल्कि यहाँ पे खुद को प्रूव करना पड़ता है बाय गिविंग द एग्ज़ाम विच इज़ द 3 टायर एग्ज़ाम, वहाँ से आपको एक पावर मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में इसके जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है, मेजॉरिटेरियनिज्म वर्सेस माइनॉरिटी राइट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया में क्या हो रहा है। अभी इंडिया में हिंदू की जो मेजॉरिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, मुस्लिम की जो माइनॉरिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। लाइक मुस्लिम्स के जो लाज हैं दे आर गोना बी सप्रेस्ड बाय द मेजॉरिटी, दैट काइंड ऑफ फोबिया यहाँ पे जनरेट हो रहा है, दैट काइंड ऑफ फोबिया यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। तो ये चीज़ हम देखेंगे। इसी तरीके से जुडिशल बैकलॉग्स में हम क्या देखेंगे, विद ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड लीस्ट अकाउंटेबल जुडिशल सिस्टम वी सी ओवर द 40 मिलियन केसेस आर पेंडिंग इन दी कोर्ट्स। अगर हम देखेंगे कोर्ट्स में अभी 40 मिलियन दैट इज़ 40 into 10 lakh केसेस आर पेंडिंग इन दी, दैट इज़ 4 करोड़ केसेस पेंडिंग इन दी सिंपली वी सी इन एवरी काइंड ऑफ कोर्ट। लाइक इसमें हाई कोर्ट भी आ सकता है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ सकता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है। उसमें अभी हम क्या देखेंगे, 40 मिलियन केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। इसके बाद हम देखेंगे एंटी डेफिकेशन लॉ, 10th शेड्यूल इश्यूज़, लाइक 10th शेड्यूल इश्यूज़ भी यहाँ पे हैं। लाइक एंटी डेफिकेशन लॉज का भी यहाँ पे एक चैलेंज रहता है। इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंट्रोवर्सी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते हैं पैसा देने का लेने का इलेक्शंस के दौरान, वहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, वो भी एक इशू है हमारे इसमें क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। फेडरल टेंशंस, लाइक वी सी फेडरल टेंशंस क्या है, स्टेट वर्सेस यहाँ पे सेंट्रल होता है। लाइक हम देखेंगे सम स्टेट्स आर वर्नेबल, वो क्या बोलते हैं हमें अलग ही छोड़ दो, वहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि टेंशन क्रिएट होती है। दैट इज़ ऑल्सो द केस फॉर सिंपली दैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम क्या देखेंगे, इसके बाद क्रिटिकल जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, ये केसेस हैं कुछ, ये इसमें ज़रूरी नहीं है करने। तो इसके बाद कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टिव्स हम देखेंगे, जो ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस हम देखेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने US कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटिश मॉडल से लिया, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया,
इमरजेंसी प्रोविजंस हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, एंड इसी तरीके से फेडरलिज्म हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को यहाँ पे आराम से देखना, क्योंकि इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हम कंक्लूजन में देखेंगे जो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, लाइक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इट्स नॉट द डेड कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स ए लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। हम क्या देखेंगे इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जर्नी रिफ्लेक्ट्स, हम क्या देखेंगे, सबसे पहले एडॉप्टेबिलिटी, इसमें कितने एडॉप्टेबिलिटी हो गई है, कितनी चेंजेस हो गई है, वो चीज़ अब हम देखने की कोशिश करेंगे। देयर आर अराउंड 104 अमेंडमेंट्स सिंस 1950s, अभी तक 1950 से 104 अमेंडमेंट्स की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये अमेंडमेंट्स किस लिए की गई, लाइक कोई लॉ जो है जिसका काम नहीं है उसको बाहर निकाला, और कोई लॉ जिसमें चेंज की ज़रूरत है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ में साइबर क्राइम्स को इंक्लूड करना, वो चीज़। इसी तरीके से रेजिलेंस सर्विंग इमरजेंसी फ्रॉम 1975 टू 1977, जिसको हम डार्क फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं, इमरजेंसी जो कि इंदिरा गांधी ने यहाँ पे लगाई थी, जिसमें बहुत सारे सिख्स का भी वो मतलब मर गए थे, वो चीज़ हम देखने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हुआ था। इसी तरीके से एवोल्यूशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, एवोल्यूशन तो होता रहता है, लाइक अमेंडमेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इवॉल्विंग, द law making bodies are evaluating our constitution so that every person should get its right, and every person should be accountable in the constitution and should be given the equal opportunity before the law. And इसके बाद we see that the challenges in the constitution. So here we see that हमारा जो country है, हमारी country में there are about 28 states and 8 union territories, and it's a huge large country, and you will see that डाइवर्स कंट्री है हमारी इंडिया, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है इन टर्म्स ऑफ द फूड कल्चर, इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज। इफ़ वी सी देयर आर अबाउट 4600 कम्युनिटीज़ इन इंडिया, एंड देयर आर अबाउट 325 लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन बाय द पीपल ऑफ इंडिया, विच इज़ द ह्यूज नंबर, बट स्टिल वी हैव ओनली 22 लैंग्वेजेस जिनको यहाँ पे लीगल करार दिया गया है। बट हम क्या देखते हैं, जो बैलेंस एंड स्टेबिलिटी की यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, लाइक साउथ वर्सेस नॉर्थ, साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया, ऐसा कुछ अभी चल रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे हिंदी वर्सेस तमिल, ऐसा कुछ चल रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो सेंट्रल के साथ अभी उतना इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या सेंट्रल पॉलिसी है हमारी नीट की, एंड तमिलनाडु, कर्नाटका, ऐसे कुछ गवर्नमेंट्स हैं, दे आर अपोजिंग द नीट। एंड इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, सम कंट्रीज़ आर इक्वली, मतलब some states are fighting for their rights, that they don't want the central government to intervene in their personal matters, ऐसा कुछ भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। All these things led to the ये किस चीज़ को, इम्बैलेंसमेंट जो हमारी इसमें होता है गवर्नमेंट में, उसमें यहाँ पे ये बढ़ावा देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स बोथ लीगल डॉक्यूमेंट एंड ए मॉरल कंपास। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दिस नॉट ओनली ए लीगल डॉक्यूमेंट बट ओनली it's some kind of a moral thing that guides us how we should be rightful to our country, how we should be helpful to our country। ये चीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलती है। और ये था हमारे सेकंड टॉपिक का एंड फर्दर इसमें जो है हमारा वो है फंडामेंटल राइट्स और हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। एंड इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये इतना कुछ समझ आया होगा, and I know that there are some kind of mistakes, and you will neglect that mistakes and make your notes properly so that these notes will help you in your exam। and यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। एंड फाइनली आपके एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए वी विल मेक ए लेक्चर ऑन दी प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिसमें हम क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे बाय दीज नोट्स, एंड किस तरीके से हमें आंसर देना है हर एक क्वेश्चन को, वो भी हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, स्टे ब्लेस्ड।